हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल टीच क्लब इंडिया चैनल पर। आज मैं क्लास 9 का कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान लेके आया हूँ, जो कि मॉडल सेट है। मॉडल सेट 1 है। तो और भी मैं विषय मैथ, गणित का और साइंस का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो उसका आप वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल टीच क्लब इंडिया चैनल पर, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम 5 मई को होना है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन। 40 प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि 40 एग्जाम के समय 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। ओके, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है कि 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया गया है, तो मैं डायरेक्ट बतलाता हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो होगा, मतलब वाटरलू जब युद्ध हुआ था तो उसमें 1815 ईस्वी में हार हुई थी। ओके, अगला प्रश्न है, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था। देखिए, इसका जो राइट जो हो ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्गों में विभक्त था। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभक्त था। मैं शॉर्ट में इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि आपका समय नहीं ज़्यादा लेना नहीं चाहता हूँ। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों को समूह को क्या कहा जाता है। ओके, यहाँ पर है कि चर्च के विशेष कार्य को करने वाले को क्या कहा जाता है। तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर जो ग है वो है पादरी वर्ग, मतलब पादरी वर्ग कहते हैं। देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन मत हो गई है। ओके, तो जो पादरी वर्ग होगा वो चर्च के विशेष वर्ग, मतलब जो होता है वो विशेष कार्य करते थे चर्च के, इसलिए उनको पादरी वर्ग कहा जाता है। उन्हीं लोग तहसीलते थे कर वगैरह। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना। ऑप्शन नंबर ए है 1771 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1781 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1791 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है मतलब घ है 1801 ईस्वी। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1791 ईस्वी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांस में 1793 से 1794 के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आतंक राज, ऑप्शन नंबर बी है निरंकुश राज, ऑप्शन नंबर ग है या सी है गणतांत्रिक राज, ऑप्शन नंबर डी है तानाशाही राज। तो देखिए, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आतंक राज कहा जाता था। 1793 से 1794 के युग को, मतलब काल को आतंक राज कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 कि 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था। ऑप्शन नंबर ए है जार निकोलस, यहाँ पर मतलब एक लिखा है जार निकोलस पहला, ऑप्शन नंबर बी है जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 है जार निकोलस तृतीय, ऑप्शन नंबर डी मतलब कि चौथा दिया गया है जार निकोलस चौथा, मतलब कि बोल सकते हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर होगा जार निकोलस द्वितीय था, मतलब कि वही इसका पहले, इससे पहले राज्य करता था, शासन करता था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि रूसी शासन जो था वहाँ के, तो उसको क्या नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए है संसद भवन, ऑप्शन नंबर बी है कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी है पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर डी है ड्यूमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ड्यूमा। ओके, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां नंबर कि 8वां सवाल है कि बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। ऑप्शन नंबर ए है लेनिन, ऑप्शन नंबर बी है, देखिए इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ही होगा। ओके, आप इतना ही याद करें, ऑप्शन नंबर ए है लेनिन, और भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर कि रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, और दूसरा का स्टेटमेंट है जमीन किसानों को देना, और तीसरा का स्टेटमेंट है कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, और चौथा स्टेटमेंट जो है गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो देखिए, इसमें सभी जो है मतलब कि सही सही है। जब आप इस पढ़ोगे, मतलब कि इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसमें सही बातों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा सभी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 जनवरी 1905, ऑप्शन नंबर बी है 9 जनवरी 1905, ऑप्शन नंबर सी है मतलब ग है
15 जनवरी 1905। ऑप्शन नंबर डी है 20 जनवरी 1905। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख मतलब कि बी, 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत के क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए है 4.2%, ऑप्शन नंबर बी है 2.4%, ऑप्शन नंबर सी है 2.2%, ऑप्शन नंबर डी है 1.7%। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, 2.4% होगा। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 भारत की मानक एवं उत्तर रेखा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है 23 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अंश अक्षांश, और फिर यहाँ 23.5 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश, और ऑप्शन नंबर 3 है मतलब कि सी है 82.5 डिग्री अंश पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर घ है या फिर डी बोल सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 82.5 डिग्री अंश पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है। तो कर्क रेखा ओडिशा से नहीं गुजरता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में नहीं है, मतलब कि किस देश में स्थित है। ओके, किस देश में स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है। जो 3 भाग से घिरा हो उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है भाबर, ऑप्शन नंबर बी है भांगर, ऑप्शन नंबर सी है खादर, ऑप्शन नंबर डी है तराई। इसका राइट जवाब हो ऑप्शन नंबर सी खादर बोलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर बी है कन्नड़, ऑप्शन नंबर सी है कोकण, और ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी सरकार। देखिए इसका राइट जवाब हो ऑप्शन नंबर सी कोकण बोलते हैं। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी है अंडमान निकोबार, यहाँ पर अंडमान द्वीप है दिया गया, और ऑप्शन नंबर सी है निकोबार द्वीप, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब लक्षद्वीप जो है उसका निर्माण कैसे हुआ है, प्रवाल भित्ति से हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाद रेणु किस नदी का है। ऑप्शन नंबर ए है अमेजन, ऑप्शन नंबर बी है नील, ऑप्शन नंबर सी है सिंधु, ऑप्शन नंबर डी है गंगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेजन का है विश्व की सबसे बड़ी अपवाद द्रोणी। द्रोणी का मतलब होता है जहाँ से मतलब कि निकलती है पानी। ओके, सबसे बड़ी द्रोणी इसका है अमेजन का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी है यमुना, ऑप्शन नंबर सी है नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी। तो देखिए इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी है, यहाँ पर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पालमपुर है, पालमपुर। ओके, तभी है पालमपुर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हुआ है। ओके, पालमपुर गांव की कितने प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। ऑप्शन नंबर ए है 25%, ऑप्शन नंबर बी है 35%, ऑप्शन नंबर सी है मतलब ग है 75%, ऑप्शन नंबर डी है 100%। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 75%, यहाँ पर है 75% जनसंख्या जो थी वो क्या थी, आजीविका पर कृषि पर आश्रित थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 खरीफ फसल की अवधि क्या है। ऑप्शन नंबर ए है जून से अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी है नवंबर से अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है अप्रैल से अगस्त, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए जून से अक्टूबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी है तिलहन के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी है दूध के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी है मत्स्य पालन से। देखिए इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर
ए मतलब कि खाद्यान्न के उत्पादन से। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है औजार, ऑप्शन नंबर बी है भवन, ऑप्शन नंबर सी है नगद पैसा तथा कच्चा माल, नकद है नकद, ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर ग लिखा गया है, यहाँ पर मतलब डी होगा, ये फिर घ होगा। ओके, यहाँ पर मशीन होगा। ओके, तो देखिए इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नगद पैसा तथा कच्चा माल, ये होगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है खेतों की जुताई करना, ऑप्शन नंबर बी है सिंचाई करना, ऑप्शन नंबर सी है फसल की देखभाल करना, ऑप्शन नंबर डी है खाद एवं बीज की बिक्री करना। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खाद एवं बीज की बिक्री करना। ओके, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पर दिया गया है कथन एक है, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी का निर्माण कहते हैं। और दूसरा का कथन है, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि केवल कथन एक सही है और दूसरा का कथन भी मतलब कह रहा है कि केवल कथन दो सही है, लेकिन जो तीसरा का ऑप्शन है कह रहा है कि कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है, और चौथा ऑप्शन है कथन एक और दो दोनों गलत है। देखिए इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी है अशिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, और ऑप्शन नंबर डी है मतलब कि ग यहाँ पर लिख दिया गया, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। ओके, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? देखिए इसका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने की इच्छित व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर सी है मतलब ग है, जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता। देखिए इसी में आंसर दिया गया है, जो 28 का जो आंसर है इसी में दिया गया है। तो मैं बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख मतलब बी होगा, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने की इच्छित व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। तो अगला जो ऑप्शन है उसको मैं दिखा देता हूँ कि अगला जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर है कि जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य एवं वेतन नहीं मिलता। ओके, तब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 29 की ओर। 29 जो क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए? ऑप्शन नंबर ए है सेतु पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी है स्कूल लोटो शिविर, ऑप्शन नंबर ग है या फिर सी है क दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग हो गया आपका आंसर, क दोनों मतलब कि सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, मतलब क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए है जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता, ऑप्शन नंबर बी है जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है, ऑप्शन नंबर सी है जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी है जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, जब किसी खास फसल के मौसम में ही रोजगार मिलता है, फिर उसके बाद बैठना पड़ता है। ओके, बेरोजगार की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कानून का शासन, ऑप्शन नंबर बी है राजा का शासन, ऑप्शन नंबर सी है लोगों का शासन, ऑप्शन नंबर डी है कुछ विशेष लोगों का शासन। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोगों का शासन। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? यहाँ पर कुछ दिया गया है इतना 4 ठो,
इसको में से कौन सा विशेषता नहीं है, हमको इसको चॉइस करना है। ओके, देखिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव मुकाबला। ऑप्शन नंबर बी है एक ही राजनीतिक दल का शासन। ऑप्शन नंबर सी है एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। ऑप्शन नंबर डी है कानून का राज और अधिकारों का आधार। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये तीनों सही है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ मतलब सही है, लेकिन ये गलत है, तो इसको हम नेगेटिव इसमें खोजना था, मतलब नोटल नहीं वाला, तो इसलिए हो गया आपका सही ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन गलत है? कथन मतलब जो इतना दिया गया है, कौन कथन गलत है? देखिए पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा कैसे? देखिए कि मतलब कि लोकतंत्र का ऐसा रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। देखिए अब ये पलट गया है, तख्ता पलट गया है, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ओके, यही चीज़ को बतलाया गया था। तो ये देखिए इसका राइट आंसर होगा, मतलब कि नेगेटिव इसमें खोजना था, गलत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। ऑप्शन नंबर बी है लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। तीसरा का ऑप्शन है लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान नहीं बढ़ाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1992 ईस्वी, दूसरा का ऑप्शन है 1994 ईस्वी, तीसरा का ऑप्शन है 1996 और चौथा ऑप्शन है 1999 ईस्वी में। तो देखिए इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1999 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1991 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1992 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1993 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1994 ईस्वी। तो देखिए इसका सरल सा आंसर है, मतलब कि बहुत साधारण है, इसका राइट आंसर होगा 1994 ईस्वी। ओके, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? ऑप्शन नंबर ए है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर डी है चीन। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए है 324, ऑप्शन नंबर बी है 250, ऑप्शन नंबर सी है 299, ऑप्शन नंबर डी है 385। देखिए ये बहुत पहले मतलब जब संविधान निर्माण हो रहा था उस समय की बात किया गया जा रहा है, तो कितनी थी? 299 थी। ओके, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? ऑप्शन नंबर ए है शासन प्रमुख के अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है शासन प्रमुख का नाम, ऑप्शन नंबर सी है विधायिका के अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है देश का नाम। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शासन प्रमुख का नाम नहीं होता है। अगला जो अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना पूरा काम कर लिया था, मतलब कि कंप्लीट कर लिया था? ऑप्शन नंबर ए है 26 नवंबर 1947 को, ऑप्शन नंबर बी है 26 नवंबर 1948 को, ऑप्शन नंबर सी है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर डी है 26 नवंबर 1950 को। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। इस वीडियो में सभी प्रश्नों को हल किया गया है, मतलब कि सभी 40 प्रश्न हल किया गया है। देखिए इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।
क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आएगा। क्लास 9 से और भी बातें मतलब कि जितनी भी अपडेट आते रहेंगे मैं इस वीडियो पर मतलब इस चैनल पर टीच क्लब इंडिया चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।